तमाम प्रयासों के बावजूद देश में महंगाई, बेरोजगारी जोरों पर है। कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। ऐसे में टीकाकरण की अगर बात करें तो लक्ष्य से कोसों दूर है। वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच सियासत जोरों पर है। इन्हीं तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना से फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हुआ है, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं कहूँगी दो चीज़ें इसमें सामने आई हैं। जहाँ पे उन्होंने इतने सारे मंत्रियों का इस्तीफा मांगा है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो मंत्री थे और जो इनका कार्यकाल रहा है 2019 से, मोदी जी खुद मान रहे हैं कि वो विफल रहा है। जब आप हेल्थ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन ले लेते हैं, जब आप एजुकेशन मिनिस्टर से रेजिग्नेशन ले लेते हैं, जब आप आईटी मिनिस्टर से ले लेते हैं, लॉ और जो कि लॉ मिनिस्टर भी हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी हैं, तो आप बड़े बड़े नामों को अगर आप रिज़ाइन कराते हैं तो वो स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि गलतियां हुई हैं और सरकार जिस तरीके से चलनी चाहिए थी वो चली नहीं है। और ख़ास करके कोविड के समय पर जब दूसरा वेव आया था और जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट देश के सामने आया था, ऑक्सीजन से लेकर बेड्स की दिक्कत का, वो मैं मानती हूँ कि उनका एक सेल्फ एडमिशन है कि ये गलती हुई है। साथ ही साथ महिलाओं को जगह मिली है इस नई मंत्रिमंडल जो बनाए हैं, मंत्री बनाए हैं, तो वो स्वागत योग्य है। काफ़ी युवाओं को प्रोत्साहन देकर उनको जिम्मेदारियां दी हैं, तो ये उम्मीद है कि युवाओं को जब जिम्मेदारी दी है तो वो देश के भविष्य के लिए काम करेंगे, राजनीति से ऊपर उठकर करेंगे। हमने देखा था एक माहौल बन गया था कि विपक्ष से जो भी कुछ सवाल उठाता था आप उन पर अटैक करते थे। इतना एरोगेंस आ गया था कि कुछ भी सजेशन भी आ रहे थे पॉजिटिव तो आप नेगेटिवली उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो अब वो आने वाला समय बताएगा कि ये सही स्टेप्स हैं या गलत हैं। पर एज ऑफ नाउ मैं हमेशा ऑप्टिमिज्म से देखती हूँ। आई एम होपिंग कि दिस इज़ गुड फॉर द नेशन। सो पर बाकी जो चॉइसेस हैं, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट मच, बट वो उनका काम अब आगे आने वाले समय में बताएगा। क्योंकि देखा जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसे आप किस तरह से देखती हैं? जैसे मैंने कहा, मैं तो ये एक बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रही हूँ। एंड अबव माई पॉलिटिक्स, मैंने हमेशा कहा है महिलाओं के मुद्दे राजनीति के ऊपर होने चाहिए। और जेंडर का जो मुद्दा है वो हमारे देश में नहीं, दुनिया में ये प्रभावशाली एक मुद्दा बनकर उभरा है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग स्पेसेस में होना चाहिए। अगर आप उनको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं तो आप इस भरोसे से दे रहे हैं कि इट विल इंस्पायर अदर वुमेन। एंड इंस्पिरेशन से ज़्यादा महिलाओं को एक काम करने की जिम्मेदारी मिलकर वो अपनी एबिलिटी प्रूव करने का मौका मिलता है। सो आई लुक एट इट पॉजिटिवली। आई एम जस्ट होपिंग कि ये जो सारी महिलाएं हैं रबर स्टैम्प बनकर नहीं रह जाएंगी। अगर देखा जाए, नारायण राणे कैबिनेट में शामिल हुए, उसके बाद उनके बेटे रितेश राणा ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि रेमडेसिविर के बाद महाराष्ट्र में बरनाल की बड़ी डिमांड है, खासकर शिवबंधन पहनने वाले लोगों में। कल से काफी सारा स्टॉक कम हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर ध्यान दें। उनके इस ट्वीट पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे बस हंसी आती है ऐसी बातों पर। अपने काम से जिम्मेदारी जो आपको मिली है उससे हटकर आप वही कामों में लग रहे हैं जो आप बता रहे हैं और जता रहे हैं कि शायद आपको जो ये मंत्रिमंडल मिला है वो इसीलिए मिला है कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और सब जानते हैं, महाराष्ट्र में कौन नहीं जानता है कि जो ये ट्वीट कर रहे हैं वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरीके की राजनीति करते हैं, सब जानते हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो नारायण राणे ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया, ऐसा लग रहा है कि वो काम करने के नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार पर बयानबाजी करने के लिए बनाया गया है। और लोग कह रहे हैं कि शायद इनका यही काम है मोदी मंत्रिमंडल में। आप खुद ही समझ रही हैं, आप खुद ही हंस रही हैं। ये सवाल पूछते पूछते तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि देश की जनता समझती है, देश की जनता जानती है कि कौन काम करने वाला बना है, कौन किस वजह से बना है। कोई नाम के लिए बनते हैं, कोई बदनामी करने के लिए बनते हैं। तो ये जो उनका काम है, जिस वजह से उनको काम मिला है, वो काम में लगे रहे। दुख इस बात का होता है कि एक एमएसएमई सेक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, जो देश की अब रीढ़ की हड्डी बनकर निकलेगा और जॉब क्रिएशन का एक मैं मानती हूँ कि एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो एक बहुत ही केपेबल इंसान नितिन गडकरी जी के हाथ से हटाकर आपने नई जिम्मेदारी दी है। मैं उम्मीद करती हूँ वो जिम्मेदारी पे खड़े उतरेंगे, पर साथ ही साथ वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे
कि देश के इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई हमारी रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। क्योंकि देखा जाए कोरोना काल में महाराष्ट्र में भी लघु उद्योग जो बिजनेस था वो बंद हो गया, बहुत मुश्किल के दौर में, ना केवल महाराष्ट्र बल्कि देश के तमाम हिस्सों में। तो ऐसे में आपको लगता है कि नारायण राणे अपने जो डिपार्टमेंट, जो मंत्रालय मिला है, उसके लिए वो सीरियस है? देखिए, 3 सवाल उन पे हो गए एंड मैं नहीं ज़्यादा इस बात पे एंटरटेन करना चाह रही हूँ कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। वो अब उनको प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है एंड वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, क्या कर रहे हैं, किसको रखें किसको नहीं रखें। रही बात, मैं एमएसएमई की बात करूँगी, मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँगी, कॉमर्स की बात करूँगी और इकोनॉमी की बात करूँगी। और इकोनॉमी में खास करके चोट पहुँची है कोविड का मिसमैनेजमेंट की वजह से। लोगों की, जो हमने पहले वेव में देखा, उनकी नौकरियाँ गई, इनकम्स कम हुई हैं, एवेन्यूज़ ख़त्म हुए हैं, इकोनॉमी पे बाहर भारी चोट पड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, महिलाओं पे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो किस तरीके से हम देश को इस सेकेंड वेव से उभारेंगे, ये हमारे पास बड़ी चैलेंज है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार टीका टिप्पणी करने की बजाय, राजनीतिक पक्षपात करने की बजाय, उन सरकारों को अस्थिर करने की बजाय जो नॉन बीजेपी हैं, वो अपने काम पे ध्यान देंगी जिसकी जिम्मेदारी देश की जनता ने उन्हें दी है। और देश की जनता, जैसे मैंने कहा शुरू में, कि ये जानती है और समझती है, परखती है और फिर अपना निर्णय करती है जब वोटिंग का समय आता है। कोरोना संकट काल में अगर महंगाई की बात करें तो लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, आम जनता को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार सियासत करने में बिजी है और लोगों की घरों की तरफ कम देख रही है? देखिए, 2014 से पहले बहुत सारे धरने प्रदर्शन होते थे जब भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते थे। उस समय पे क्रूड ऑयल प्राइसेस $100 के ऊपर बैरल होता था और फिर भी हमारे पेट्रोल प्राइसेस 80 रुपये से कम होते थे। फिर भी धरना प्रदर्शन होते थे, वही रविशंकर प्रसाद जी आकर रेजिग्नेशन मांगते थे, बहुत सारे लोग प्रदर्शन करते थे। ठीक है, वो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि कभी भी महंगाई बढ़े तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है जनता का पक्ष रखें। और यहाँ पर अब आपके लो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, अभी बढ़े हैं, पर मुझे याद है जब दिल्ली असेंबली इलेक्शन से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कैंपेन कर रहे थे, ये वाले नहीं, पिछले असेंबली इलेक्शन में, उन्होंने कहा था मैं नसीब वाला प्रधानमंत्री हूँ। आपने लो ऑयल प्राइसेस का पूरा फायदा उठाया, वो कंज्यूमर को नहीं दिया, आपने ड्यूटी बढ़ाई उन पे, आपने जो भी टैक्सेस हैं वो बढ़ाए उस पर। आज जनता पे ये बड़ा भार पड़ रहा है, इसकी वजह से इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। आज आम जनता के पॉकेट में आप सोचिए, इनकम उनकी बढ़ नहीं रही है पर खर्चा 100 गुना बढ़ रहा है और सरकार उस पर भी घमंड दिखाए, तो मैं मानती हूँ ये सरकार अहंकारी है और जनता के खिलाफ काम करने वाली है। कोरोना के चलते बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई। लोग ऐसा कहते हैं कि विपक्ष सरकार को घेरने में कामयाब नहीं हो पाई, ऐसा क्यों? विपक्ष घेरने में कामयाब नहीं हो पाई, जनता अपनी आवाज़ नहीं रख पाई, ये सारे एक नैरेटिव होते हैं। मैं मानती हूँ कि हर विपक्षी पार्टी इसके बारे में बात कर रही है, पर किसी को सुनाई क्यों नहीं दे रहा है और जनता की आवाज़ केंद्र सरकार तक क्यों नहीं पहुँच रही? वो इसलिए नहीं पहुँच रही है क्योंकि सत्ता का गुरूर है, ये एक सत्ता का नशा है कि अब तो हम सत्ता में हैं, हम 303 सीट लेकर आए हैं, तो हमें हमारी कोई जिम्मेदारी अगले 5 साल तक नहीं बनती है। ये उसकी गलतफहमी है। ये जनता, मैं आपको बताऊं, जब से देश के इतिहास में जब जब सत्ता अहंकारी हुई है, उसका जवाब जनता ने ही दिया है। विपक्ष को आप कमज़ोर महसूस कर लें, आप कुछ भी कर लें, पर जनता चुनकर ऐसे ही लोगों को लाएगी जो इस तरीके का अहंकार नहीं दिखाते हैं। तो मैं नहीं मानती हूँ विपक्ष कहीं से कमज़ोर है, पर हाँ मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि आज जो हमारे स्तंभ माने जाते हैं डेमोक्रेसी के, 4th पिलर मीडिया माना जाता है, उनको भी, हमारी जुडिशरी हो, हमारे सारे जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उन सबको डेमोक्रेसी को ध्यान कर डेमोक्रेसी में अपनी जिम्मेदारी समझकर आवाज़ उठाने की, मैं मानती हूँ उन सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी उन हर देशवासियों की है कि जब वो खर्चा करते हैं और उनको चुभता है, उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और जिस तरह से मुलाकात हुई, राजनीतिक जो पंडित हैं उनका ये कहना है कि आने वाले समय में बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? उसका जवाब खुद माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने दिया है।
जहाँ पे उन्होंने कहा कि जब 30 साल में हमारा कुछ नहीं हुआ साथ साथ रहकर, तो अब क्या हो सकता है। साथ में उस समय पे आपको ये भी ध्यान होगा, असेंबली सेशन चल रहा था जब ये पूरा रूमर मॉन्गरिंग जो मीडिया में डिबेट्स चल रही थी, रोज अखबारों में खबरें आ रही थी, तब 12 MLAs जिन्होंने अब्यूज़ किया, हमारे जो ऑफिशियल प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, अब्यूज़ किया, वायलेंस किया, उनको 12 लोगों को सस्पेंड किया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि ये महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मैसेज हम नहीं देना चाहते हैं। तो अगर मीटिंग होती है एक मुख्यमंत्री एक ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट से जो देश का फाइनेंशियल कैपिटल स्टेट हो, रिच स्टेट हो, इम्पोर्टेंट स्टेट हो, जो लोकसभा में सेकंड लार्जेस्ट नंबर भेजता हो, MLAs उनके हों, तो अगर उनसे मुलाकात भी करते हैं, उसमें ये सारा मीडिया नैरेटिव बनाना और इस तरीके का नैरेटिव बनाना, मैं मानती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले देखा गया कि यशवंत सिन्हा ने एक विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें शिवसेना शामिल नहीं हुई, वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं थी। जो उनका एक ग्रुप बना हुआ है, एक संगठन है जो बिफोर, जहाँ पे भी शरद पवार जी के यहाँ पे मीटिंग हुई थी, उससे पहले का ये संगठन बना हुआ है, उनके TMC ज्वाइन करने से पहले का संगठन बना हुआ है, जहाँ पे उनके लोकल पॉलिटिकल पीपल, सोशल एक्टिविस्ट, दोज हु आर सोशल इन्फ्लुएंसर्स, उनका उन्होंने नेटवर्क बनाया है। उसकी मीटिंग एक जगह पर हुई, एक पॉलिटिकल प्लेस पे हुई, बट आई डोंट थिंक देयर वाज एनी पॉलिटिकल मैसेजिंग अक्रॉस। अगर कोरोना संकट की बात करें तो महाराष्ट्र में संख्या थोड़ी ज्यादा थी और अब तीसरी लहर भी आने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से स्थितियां खराब हो रही हैं, मुमकिन है कि महाराष्ट्र से उसकी शुरुआत हो सकती है, ऐसा कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र सरकार इन तमाम स्थितियों से निपटने के लिए कितनी तैयार है? महाराष्ट्र सरकार जब से पहला वेव आया तब से भारतीय जनता पार्टी का टारगेट बनी। एक नेगेटिव फेक न्यूज़ स्टोरी का नैरेटिव चलाया गया, महाराष्ट्र के खिलाफ बहुत सारे खबरें चलाई गई, महाराष्ट्र सरकार के बारे में चलाई गई। महाराष्ट्र में एक ही चीज़ मुख्यमंत्री साहब ने कही कि मेरा संपर्क हमारी जनता के साथ होगा और मैं पूरी ऑनेस्टी से, निष्ठा से, ट्रांसपेरेंसी से जनता के बीच सारे अपनी जो कोविड का माहौल है वो साझा करूँगा, जो वो करते आए। आज उसी का नतीजा है, और मैं राजनीति नहीं करूँगी इस पर, क्योंकि राजनेताओं का काम ही होता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना पेटेंट बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज, सिटिंग जज ने अप्रिशिएट किया इस मॉडल को। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने इसको अप्रिशिएट किया। WHO ने धारावी मॉडल, इंडिया का कोई भी मॉडल उन्होंने नाम नहीं लिया, सिर्फ धारावी मॉडल लिया है, उसका नाम लिया बाकायदा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें 2 मॉडल्स सामने पेश किए, मुंबई मॉडल एंड पुणे मॉडल। दैट आई थिंक महाराष्ट्र सरकार की सही कहानी और सच्चाई से कोविड जूझने की कहानी, उसको मैं मानती हूँ, ना कि इन राजनेताओं के फेक नैरेटिव्स जो चलते रहते हैं। अगर महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की बात करें तो जो उसकी गति है काफी धीमी है और फेक वैक्सीनेशन की भी ऐसी खबरें आ रही हैं। आर यू सीरियस? 3.5 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेट किया है, हाईएस्ट है देश में। तो कहीं आप जो डेटा है कहीं आपका गलत हो रहा है। इंडिया में हाईएस्ट स्टेट जो वैक्सीन का, लेकिन बीजेपी का ऐसा आरोप है। अलाउ मी टू कंप्लीट। मैं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जवाब सवाल नहीं करूंगी, मैं डेटा के हिसाब से करूंगी। देश का डेटा, जुडिशरी के जजमेंट, मैं उन पे करूंगी, तथ्यों पे। मैं झूठे बेबुनियाद आरोपों पे नहीं करूंगी। लेट्स बी वेरी क्लियर, महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन कर रहा है। 3.5 करोड़ का आंकड़ा हमने कल पार किया है, और मोस्टली इन दिस क्वार्टर वी आर होपिंग कि हम पूरे जो हमारे महाराष्ट्र की जनता है उनको वैक्सीनेट कर पाएंगे। 12 करोड़ की हमारी आबादी है, हम उनको वैक्सीनेट कर पाएंगे। ये हमारा टारगेट है, एम्बिशियस टारगेट है, पर हम करेंगे। हमने एक दिन में 8 लाख भी किए हैं, हम एक दिन में 10 लाख भी कर सकते हैं। वैक्सीन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, वो हमें देती रहे। क्या आपको लगता है अलाउ मी टू कंप्लीट। आपने 2 सवाल पूछे थे, आपने एक वैक्सीन का कहा था और आपने दूसरा कहा कि फेक वैक्सीन। हाँ, अब रही बात फेक वैक्सीन्स की, तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत सिंपल हमने मॉडल अपनाया था वैक्सीनेशन का। जब हमने कहा था आप रेजिडेंशियल वेलफेयर कॉलोनीज में कर सकते हैं, बिग कॉलोनीज में कर सकते हैं, इंडस्ट्री कैंपसेस में कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं,
कि आप जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन लेंगे, वो सुपरवाइज करेंगे इफ़ दैट प्लेस इज एडिक्वेट इनफ फॉर अ वैक्सीनेशन और नो, फिर ही जाकर ये परमिशन दी जाएगी। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि सम रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस chose to get into a direct deal with these people. उन्होंने किया, फेक वैक्सीन हुई, देश जनता के सामने आया, सीधा सीधा सबको अरेस्ट किया और पूरा रैकेट है उन लोगों को, आरोपियों को हमने अरेस्ट किया। हम झूठे बात करने वाले लोग नहीं हैं, जो है वो सीधा बोलते हैं। और समय मैं कहती हूँ सबसे बलवान होता है, और समय ही उन लोगों का जवाब देता है जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। अगर टीकाकरण की बात करें, कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय ऐसा कहा जा रहा है टीकाकरण है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार उतने टीके महाराष्ट्र को मुहैया करा रही है जितनी उनको जरूरत है? महाराष्ट्र दिन में 10 लाख लोगों को भी वैक्सीन दे सकती है, 15 लाख को भी कर सकती है। अगर आप कहोगे 20 लाख को दिन में कर दो, हम वो भी कर देंगे। वी विल लिव अप टू दैट। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वैक्सीन होनी चाहिए। हमने जब सबसे पहले केंद्र सरकार, जिसकी वजह से ये पूरा जनता के बीच में बात सामने आई थी कि वैक्सीन की शॉर्टेज है और वैक्सीन हमारे देश के वासियों से हटाकर विदेशों में भेजी जा रही है फॉर योर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, पैसे कमाने के लिए। कोई आपका मन से दिल से जो हो रहा था, वासुदेव कुटुंबकम हो रहा था, पर बाकी आपका जो था वो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स थे आपके, जो आप फुलफिल कर रहे थे। और हमने बस ये कहा कि हमें जितनी वैक्सीन चाहिए हमें दे दीजिए। हम नहीं चाहते हैं तीसरी लहर ऐसा कहर मचाए कि हमारे लिए हैंडल करना दिक्कत हो। हमें वैक्सीन दीजिए। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी, तब जाकर जब राजनीति होना शुरू की, जब डॉक्टर हर्षवर्धन जी का इस पर जवाब आया, तब देश की जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हुआ कि केंद्र सरकार के पास वैक्सीन देशवासियों के लिए थी नहीं, ऑर्डर आपने किए नहीं थे, आपने इमरजेंसी यूज अप्रूवल्स नहीं दिए थे विदेशी वैक्सीन को, और जो देश में बन रही थी आपने उनके खरीदारी नहीं की थी, और आपने वैक्सीन रोल आउट कर दिया और आपने साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री चला दिया। तभी तो दूध का दूध पानी का पानी हुआ। हम आज भी कहेंगे कि महाराष्ट्र अभी भी अगर आप हमें वैक्सीन दे दो तो हम वैक्सीनेट कर देंगे। वी आर सो प्रोफेशनल, वील मैनेज इट। बट वैक्सीन जितनी क्वांटिटी में आती है, जिस कोटा में आती है, हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, ना कंप्लेन करने का ये समय भी है। जितनी कोटा आता है उसको फुल यूज़ किया जाता है, और वेस्टेज बार बार कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है, वो भी इतने झूठे मनगढ़ंत आरोप हैं जिसकी वजह से मैं मानती हूँ प्रकाश जावड़ेकर जी को भी रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उन्हीं ने ये आखिरी सामने से पता नहीं कहाँ से निकाल कर किए थे। वैक्सीन वेस्टेज भी मिनिमल है। वी आर अमंग्स द बॉटम 2 स्टेट्स व्हिच वेस्ट वैक्सीन्स, दैट्स द ट्रूथ। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दूसरी लहर में स्थिति थी देश की, काफी विकराल स्थिति हो गई थी, लोग परेशान थे और ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही थी। क्या आपको लगता है कि तीसरी लहर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कभी भी आ सकती है, उसके बचाव के लिए या फिर उसकी जो भी डिमांड है भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार सक्षम दिख रही है? आपको लगती है कि सीरियस है उसके लिए? कंसिडरिंग उन्होंने अभी हेल्थ मिनिस्टर को बदला है, और कंसिडरिंग के वो समझ गए हैं कि काफ़ी, क्योंकि इंडियन एपिडेमिक एक्ट हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट हो, सब जगह पर है, और केंद्र सरकार सब चीज़ की जिम्मेदार है। राज्य सरकारों पे आप कितना भी दोष मढ़ लें, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हमने बस केंद्र सरकार से ये उम्मीद है। महाराष्ट्र ने तो डिसीजन ले लिया कि 3rd वेव की हमें तैयारी करनी है, जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, हो सकता है लहर उन पर आए, तो हमने वेंटिलेटर बेड्स हों, आईसीयू बेड्स हों, आईसीयूज हों, बच्चों के लिए हों, हमने उसकी तैयारी की है। साथ ही साथ हम वैक्सीनेट भी कर रहे हैं। हमने फील्ड हॉस्पिटल्स भी बढ़ा दिए हैं महाराष्ट्र में, इन द होप कि ये नहीं होगा, बट वी शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड देन सॉरी। एंड महाराष्ट्र, इफ यू सी, 2nd वेव में नंबर्स हमने ज़्यादा दिखाए, जो भी दिखाए, पर आपने महाराष्ट्र से ये नहीं देखा होगा कि बेड की शॉर्टेज की वजह से इश्यूज हो रहे हैं या त्राही मच रही है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ से अब बेड्स मिलेंगे, क्योंकि हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया था सब कुछ, और हमने लोकल बॉडीज को एम्पावर कर दिया था। तो ये, अगर मैं उम्मीद करती हूँ केंद्र सरकार बेस्ट एग्जाम्पल्स देश के लेगी, अप्लाई करेगी, और देश में ऐसे गाइडलाइंस लाएगी जहाँ पे वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड, वी आर हेल्थ वाइज प्रिपेयर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रिपेयर्ड, वैक्सीन वाइज प्रिपेयर्ड टू बी एबल टू हैंडल इट इन अ मैच्योर फैशन, नॉट विद पॉलिटिक्स। मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण पे शिवसेना का रुख क्या है? शिवसेना का रुख तो आपको रोज सुनाई दे ही रहा है। हमने जो, अगर आप मराठा आरक्षण की बात करते हैं, जब हमने सरकार में जिम्मेदारी ली थी,
तो जो लॉयर्स जो हमसे पहले वाले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, उन्हीं लॉयर्स के साथ कंटिन्यू किया। सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग बीजेपी से बात कर करके हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कहीं भी हम इसमें राजनीति नहीं लाए, क्योंकि हमें पता था ये जनता का मुद्दा है। महाराष्ट्र की जो हमारे उनका आंदोलन चल रहा था, उनका मुद्दा है, हम इस पे काम करेंगे। ओबीसी का भी आरक्षण का जो खिलाफ हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है। मराठा रिजर्वेशन का भी सुप्रीम कोर्ट से आया है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रीलोक या ओवरटर्न सिर्फ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, जिस वजह से खुद मुख्यमंत्री जी एमवीए के बाकी मेंबर्स के साथ, डिप्यूटी सीएम के साथ और हमारे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक चौहान जी के साथ वो वहां पर दिल्ली आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी प्रधानमंत्री जी से कि आप इसका मुद्दा पार्लियामेंट में लाइए। अब ये आपके हाथ में, ये जिम्मेदारी आपके हाथ में। वी वांट कि जो जनता के हक का काम हो वो हो, पर जो मेथड है जिसके माध्यम से हमें जाना है उनके पास भी हमने रिक्वेस्ट की है। हम होपिंग वो उस पर ध्यान देंगे। बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी शिवसेना ने 55 साल पूरे कर लिए हैं। अगर आपसे जानना चाहें कि शिवसेना ने क्या दिया महाराष्ट्र को, तो वो क्या है? वो आप मुझसे मत पूछिए, महाराष्ट्र की जनता से पूछिए, वो आपको जवाब देंगे। इसके अलावा अगर विधानसभा चुनाव की या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या आपको लगता है कि महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में एक साथ रहेगी? अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे जवाब दिया है। उन्होंने कहा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता राजनीति नहीं है, उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता कोविड है। कोविड का जो लहर है, कहर है, उसको ख़त्म करने की उनको जिम्मेदारी है। उनका सारा जो ध्यान है उसी पे केंद्रित है और उसी पर वो काम कर रहे हैं। राजनीति से हटकर, राजनीति से परे जो जनता की जिम्मेदारी है। और तभी आप खुद मानेंगी कि आज सिर्फ महाराष्ट्र में ही वो पॉपुलर नहीं है, देश में पॉपुलर हैं। आप कोई भी ओपिनियन पोल्स देख लीजिए लास्ट 1.5 ईयर्स में कि उनकी पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स में कितना बढ़ाव हुआ है। कहाँ डिसमिस करने वाले लोग बात करते थे, कहाँ इनएक्सपीरियंस की बात करते थे, और आज वही मुख्यमंत्री देश के मोस्ट पॉपुलर मुख्यमंत्री में से माने जाते हैं। तो उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। आखिरी सवाल, कोरोना संकट काल है, ऐसे में आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनसे बस एक ही चीज़ कहूँगी। मैं बहुत सारी उनकी वेकेशन फ़ोटोज़ देख रही हूँ, जो रिवेंज हॉलीडेज़ की बात हो रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। आई थिंक इस पे ध्यान देना चाहिए। प्लीज़ मास्क अप, इवन इफ़ यू आर डबल वैक्सीनेटेड। मैं बस रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके परिवार के लिए नहीं है, आपके समाज के लिए है। और अगर हम लोग अभी भी इस दर्द, दुखद सेकेंड वेव से अगर सोचेंगे भी, जो रूह कांपने वाली जो स्थिति थी, अगर उसको इतनी जल्दी भूल सकते हैं, तो मैं मानती हूँ आप जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, मैं सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मास्क लगाए रखें, इवन इफ़ यू आर डबल वैक्सीनेटेड। क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी ज़िंदगी की बात नहीं है, आपके इर्द गिर्द जिनसे भी आप मिल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है। हॉलीडेज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपका घर इतना छोटा नहीं है कि आप लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि आप मास्क के बगैर निकल पड़ो। एक छोटा अभी एक रिसेंटली एक हाल ही में एक शिमला से शायद वीडियो था या धर्मशाला में वो वीडियो था, एक लड़का, छोटा बच्चा लोगों को ध्यान दिला रहा है कि भैया आप मास्क क्यों नहीं पहने। कोई भी मास्क नहीं कैरी कर रहा था। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? चलो, सारी केंद्र सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकारें भी दिन रात काम कर रही हैं। हमारे आप बीएमसी वालों को देखिए, पुलिस वालों को देखिए, लोकल अथॉरिटीज़ को देखिए, हॉस्पिटल्स में देखिए, डॉक्टर्स को देखिए, नर्सेज को देखिए, उनको याद तो करिए। तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिम्मेदारी, क्योंकि कोविड अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, जिम्मेदारी आप सबकी बनती है, हम सबकी बनती है। केंद्र सरकार हो, सरकारें हों, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं, पर इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी पूरी निभानी है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने सुना कि राज्य की समस्याओं और केंद्र की सियासत पर शिवसेना का क्या कहना है। अब देखना ये होगा कि उद्धव सरकार इन तमाम चीजों से कैसे निपटती है। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।